अच्छा, हम लाइव हैं अब। तो अ, मुझे कोई बंदा सिर्फ ये बता दे कि मैं लाइव हूँ, सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। तो बस हम फिर स्टार्ट करते हैं। यस, सही, हम लोग लाइव हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यू ऑल। आज हमारे साथ जो हैं वो उसामा अकरम है, जो कि कराची के प्राइवेट लेवल बैच 11 के स्टूडेंट हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कैसे लॉन्च की, कैसे ये एनरोल हुए, इनकी पूरी ऑल ओवर द जर्नी हम इंशाल्लाह आज इनसे पूछेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे और अमेज़न पे आने के बाद इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उससे पहले और उसके बाद ये अब क्या सोचते हैं, इनकी सोच में क्या फ़र्क आया है। सबसे पहले तो वेलकम उसामा एंड बहुत-बहुत थैंक मुबारक यू। हो आपको सक्सेसफुल लॉन्च के ऊपर। तो उसामा, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप इससे पहले क्या करते थे और क्यों ई-कॉमर्स के अंदर आपने आने का सोचा? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, मैं अपना ज़रा बैकग्राउंड दे दूं कि बेसिकली मैं ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स डिग्री करने के लिए गया हुआ था। तो मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए मार्च में आया हुआ था। तो कोविड की वजह से जो है ना, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और फिर ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स भी बंद कर दिए, तो मुझे वापस जाने का कोई मौका नहीं मिला। तो फिर मेरे ज़हन में यही था कि किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट की जाए। तो मैं काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स देख रहा था, तो मैंने 1-2 सेलर्स जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन सेलर्स हैं, उनको मैं फ़ॉलो कर रहा था। तो मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि अमेज़न पे किस तरीके से सेलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन बात क्या कहते हैं, वही थी कि शुरू में बंदा डरता है कि भई फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे भी यही इश्यू आ रहा था और जो मैं जिनको फ़ॉलो कर रहा था, उन्होंने सबसे पहले बात यही कही कि कोई मेंटर होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो सही। फिर क्या कहते हैं, हाँ, अप्रैल में इनका एनिबलर्स का बैच 11 का बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन चल रही थी और बिल्कुल लास्ट डेट थी। तो उससे 1 दिन पहले मैंने बोला कि यार इसमें अगर मैं एनरोल नहीं हुआ तो शायद मुझे आगे मौका नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट बूट कैंप पता नहीं कब स्टार्ट होगा और पता नहीं मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं बाहर जा चुका हूँ, तो मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी अभी घर में अभी टाइम भी है मेरे पास, तो ये सीख लिया जाए तो अच्छा है। तो सही। फिर मैं इनके साथ में अप्रैल में बैच 11 जो इनका स्टार्ट हुआ था बूट कैंप का एनेबलर्स का, तो उनके साथ में एनरोल हो गया था। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कोविड की वजह से सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो फिर वहाँ से मैं सीखता गया। तो माशाल्लाह से अब सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया है और माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। अच्छा उसामा, जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त आपने क्या सोचा था कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या क्या आपने कौन सी मार्केट में जाएंगे, ये सब कुछ कैसे डिसाइड किया था आपने, ये बताएं जरा। अच्छा, मैं जो फ़ेसबुक पे न्यूज़ फ़ीड्स वगैरह साकिब अज़हर साहब की भी और बाकी लोगों की भी जो देख रहा था, तो उसमें मुझे यही था कि सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो यूएसए है और यूएसए में प्रॉस्पर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो शुरू से मेरे ज़हन में यही था कि लॉन्च करनी है तो यूएसए में करनी है। तो फिर प्रोडक्ट हंटिंग तो हमारी क्लासेस जो चल रही थी उसके साथ-साथ प्रोडक्ट हंटिंग भी चल रही थी। तो साथ में मैंने क्या कहते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स सर दानिश से मैंने अप्रूव करवा लिए थे। तो फिर उनके ऊपर सोर्सिंग वगैरह करके जो है ना, थोड़ी वर्किंग करके उनको भेजी तो उन्होंने अप्रूव करा, तो फिर मैं यूएस में मैंने लॉन्च करी थी। और क्योंकि क्या कहते हैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है, हम्म। वो मुझे थोड़ा वो कर रही थी, बैक पे लेकर आ रही थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 15,000 तकरीबन यूएस में $15,000 के करीब रिकमेंडेड है कि इतने से स्टार्ट होता है नॉर्मली। तो लकीली मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल गया। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, आप भी शायद हैरान हो जाएँ, मेरी 70,000 पीकेआर से मैंने स्टार्ट करा था।
तो और ये शिपमेंट भी थ्रू एयर गई है। अच्छा, जी। कितने यूनिट भेजे थे आपने? मैंने शुरू में 200 यूनिट्स, 200 नहीं 200। 180 के करीब कुछ भेजे थे, 180। चलें, ये तो हम बड़ी एक अच्छी बात है कि आपने 70,000 PKR से स्टार्ट किया। बहुत ही कम रिस्क लिया आपने। तो चलें, बताएं आपकी प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट तो खैर कोई भी नहीं बताता मुझे, आप पर्सनली मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल। ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। जी। आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्विंग की कैटेगरी में सही मेरी सही प्रोडक्ट है। सही। तो जिस वक्त आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे उस वक्त आपको कितनी डिफिकल्टी फेस हुई? प्रोडक्ट हंटिंग में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत, ये समझ लें एक्सटेंसिव आपको रिसर्च करनी पड़ती है और इसमें ठीक-ठाक टाइम लग जाता है। तो प्रोडक्ट जो भी मैं निकालता सर्च करके अपने मेंटर सर दानिश को दिखाता, तो हम्म। वो ज़ाहिर है रिजेक्ट कर देते कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो तो जब इसमें जब वो रिजेक्ट करते थे, जी। तो क्या कैसा लगता था? फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट अप्रूव क्यों नहीं हो रहा, किसी तरह अप्रूव हो जाए, ऐसा ऐसी फीलिंग आती थी? ऐसी फीलिंग मुझे इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इस पे मैंने वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को फॉलो करा हुआ था, तो हम्म। मुझे अंदाज़ा था कि ये जो है ना एक मुश्किल डिफ़िकल्ट टास्क है और अच्छा प्रोडक्ट ढूँढना बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसमें तकरीबन आपके 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट विनिंग ढूँढने के लिए, जिसमें आपको रिस्क सबसे कम और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हों, कॉम्पिटिशन जिसमें कम हो। तो मेरे सही। ज़हन में ये था कि तकरीबन इतना टाइम लग सकता है और हो सकता है मेरे प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दें, तो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे रिजेक्ट हुए। इसके बाद 3-4 सर दानिश ने ही अप्रूव भी करे। रिजेक्ट होने के बाद 3-4 अप्रूव भी है तो ये अच्छी बात है। सही तो सही। इससे ज़ाहिर-सी बात है कॉन्फिडेंस मिला कि चलो प्रोडक्ट तो एट लीस्ट। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं ये 17,000 रुपए की बात आपने की है, तो ये जरा क्लियर कर दें, 70,000 17,000 रुपए हैं या ये 17,000 रुपए हैं, 17,000 है, जरा ये क्लियर 70 कर दें आप। 70 70, 70,000 मोहित तकरीबन उस्ताद, 70,000। 450 तकरीबन 450 यूएसडी समझ लें इसको। 450 USD। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा, जब आपने ये लॉन्च की तो इसके ऊपर रैंक कैसे करवाया? कितने दिन में आप पहले पेज के ऊपर आए? सेल्स कैसी थी? सेल्स कैसी आ रही थी? तो ये सब क्या था? कैसे हुआ, जरा ये बताइए। अच्छा, रैंकिंग तो मेरी टोटली जो है वो पीपीसी के थ्रू हुई है। सही। जी। माशाल्लाह वो माशाल्लाह। शुरू में जो है वो 5-6 यूनिट्स डेली आ रहे थे, लेकिन तकरीबन 6 टू 7 डेज़ के बाद मैं पेज 1 पे आ गया था, सही। पीपीसी के थ्रू ही। तो पेज 1 पे आने के बाद भी क्या कहते हैं, जो ऑर्डर्स थे वो 10 के करीब थे, लेकिन आपको पता है जैसे ही थोड़ा रैंक होती है तो और मेरे पास अच्छा उसामा, आपकी आवाज़ जो है वो ड्रॉप हो रही है, मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। तो हम लोग सुन रहे थे उसामा को। उसामा थोड़ी देर में शायद वापस आ जाए। तो उसामा ने 70,000 रुपए से लॉन्च की यूएसए के अंदर विदाउट गिव अवेज। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह की रैपिड लॉन्च का ही पार्ट था। अभी हम उनसे ये पूछेंगे जब वो वापस आते हैं कि कितना टाइम लगा उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, लॉन्च में कितना टाइम लगा। तो इसके अंदर हमें बेसिकली देखें, उसामा ने खुद बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग कितना डिफिकल्ट टास्क है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि हमसे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही। तो प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही, प्रोडक्ट हंटिंग ना होने का मकसद ये है, रिजेक्ट होने का मकसद ये है कि आप सीख रहे हैं। अगर आपकी एक प्रोडक्ट रिजेक्ट होती है तो उसके साथ आपको एक रीज़न भी मिलता है कि वो रिजेक्ट क्यों हुई है। शायद उसके रिव्यूज ज़्यादा हों, शायद उसकी जो है हाँ, रेवेन्यू कम हो,
जी, हमारे साथ उसामा आ गए हैं। उसामा ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया है। तो उसामा, ये बताएं कि ये जो लॉन्च का प्रोसेस था, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके लॉन्च का प्रोसेस, इसमें कितना टाइम लगा आपको? प्रोडक्ट हंटिंग एक्चुअली मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स निकाले थे। तो इसमें पहले जो मैंने प्रोडक्ट निकाला था वो था होम एंड किचन की कैटेगरी में था। तो सही है। उसमें मैं कस्टमाइज़ प्रोडक्ट की तरफ चला गया था, तो मैं कस्टमाइज़्ड एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहा था पाकिस्तान से ही। तो उसमें जो कस्टमाइज़ेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो यहाँ के सप्लायर्स भी आपको पता है, इतनी आसानी से काम नहीं हुँ, करते हैं। तो मैंने कोशिश करी इसको लॉन्च करने की, लेकिन तकरीबन उसमें 2 महीने लग गए, लेकिन जब मेरे पास सैंपल आया, तो फिर वो इतना सैटिस्फैक्टरी नहीं था, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसको बाहर भेज सकूँ। सही है। तो फिर मैंने दूसरे प्रोडक्ट पे काम करा, दूसरे प्रोडक्ट पे मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो उसमें ये समझिए आप, मुश्किल से मुझे 20-25 दिन लगे होंगे मुश्किल से सारी चीज़ें रेडी करने में। सारी चीज़ें मैंने मतलब कि अपने घर पर ही एक तरीके से पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह सब कुछ खुद ही जी, कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगा था। सही है। तो जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, अप्रूव हो गई, तो उसके बाद कितना टाइम लगा उसको वहाँ पहुँचाने में? आपने एयर शिप करवाई थी, तो कितने दिन में एयर शिपिंग हो गई थी? देखिए कि प्रोडक्ट अप्रूव हो गया था, इसके बाद भी मैं थोड़ा-सा हिचकिचा रहा था कि मैं लॉन्च करूँ, इसमें बजट बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर आप ही के एक ग्रुप में मेट हैं, क्या कहते हैं, मिनहाज, उनसे एक मीटअप था, तो उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने भी मुझे मोटिवेट करा, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग भी इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, जब तक हमने सही। लॉन्च नहीं करी थी, तो जल्द से जल्द लॉन्च कर दो, अच्छा है। तो फिर प्रोडक्ट अप्रूवल के बाद तकरीबन आप समझें 3 साढ़े 3 महीने मुझे लग गए, क्योंकि मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। सेकंडली मैंने जो प्रोडक्ट चूज़ करा था पहले, उसमें कस्टमाइज़ेशन की तरफ चला गया था। फिर जब दूसरी प्रोडक्ट की तरफ आया, तो उसमें मुश्किल से 15 से 20 दिन लगे होंगे उसकी वर्किंग मुझे करने में। और फिर मैंने यहाँ से जो शिप करा है, थ्रू एयर करने पे ये था कि 6 दिन में वो वहाँ पहुँच जाता है यूएस। सही है। वहाँ पे पहुँचने के बाद तकरीबन 4 टू 5 डेज़ इन्वेंटरी रिसीव करने में वो अमेज़न एक्नॉलेज करने में लगाता है, और फिर एक्नॉलेज होने के बाद भी 4 दिन तकरीबन लग जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में, एफसी ट्रांसफर जो होता है उसमें। हुँ, तो ये सही, समझिए कि 15 दिन इसमें लग गए थे जब मैंने यहाँ से शिपमेंट भेजी थी, तो इस पूरे सही, प्रोसेस में। सही है। चलें। अच्छा, तो उसामा, ये बताएँ कि सबको कि मतलब लॉन्च में टाइम लगता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो समझते हैं हमने जैसे ही ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी, और अगर नहीं होती लॉन्च, तो उनके अंदर वही जैसे फ्रस्ट्रेशन थी, आपने बताया, जब हम लोगों ने की थी, हमारे अंदर भी थी कि बस किसी तरह लॉन्च हो जाए, इतना लेट क्यों हो रहा है? तो ये नॉर्मल है इसका मतलब, लेकिन हाँ, इसके ये ऊपर चीज़ पेशेंस जी, चाहिए हमें, इसके अंदर जी। पेशेंस। इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, और ये इसमें हर बिज़नेस में, क्योंकि आप प्रॉपर वर्किंग करते हैं, और आप ज़ाहिर-सी बात है, ये कोई भी नहीं चाहता कि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाए। तो इस पे एक तो प्रॉपर वर्किंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोडक्ट ढूँढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंडली आप जो सोर्सिंग करते हो, वो भी ज़ाहिर है, आप प्रॉफिट मार्जिन्स जो है ना, वो इंक्रीज़ जब ही होंगे जब आप सोर्सिंग आप लोएस्ट रेट पे या लोएस्ट आपकी कॉस्ट आ रही हो। और फिर शिपमेंट में भी तकरीबन आप एक चीज़ अब जा रही है थ्रू सी जा रही है, वो 25 टू 30 डेज़, 40 डेज़ तकरीबन ले लेती है। तो आप वो टाइम आप उसको श्रिंक कर नहीं सकते। तो सही है। ये नॉर्मल टाइम है, कोई भी आप लॉन्च करेंगे तकरीबन आपको इतना टाइम तो लगता ही है। बस ये है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भई एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैंने लॉन्च करना है, कुछ भी करके। अच्छा, सबसे ज़्यादा मसला ये भी आता है, अब क्योंकि मैंने सोल लॉन्च करी है, तो मुझे हुँ, थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई कि सारी इन्वेस्टमेंट तो मेरी कम लगी, लेकिन अगर यही चीज़ यूएस में नॉर्मली अगर देखें तो $15,000 तक लग जाते हैं। सही। तो अगर कोई और सोल इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करता, तो उसके लिए शायद मुश्किल होता। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि अगर स्टार्टिंग में जो है ना, आप पार्टनरशिप 4 से 5 बंदों का जो ग्रुप होता है वो मिल के कर लें, एक तो बर्डन भी कम हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों की थोड़ी कम लगेगी। और प्रॉफ़िट भी कम-कम ही आएगा फिर। कि प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट तो ख़ैर एक हाँ, जब आप चीज़ सीख जाएँगे ना, तो सेकंड हुँ, प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करना
कोई मुश्किल है ही नहीं। सेकंड प्रोडक्ट आप विद इन 2 to 3 मंथ्स आप लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सर पार्टनरशिप हो जाएगी तो फिर डिवाइड होगा, तो वो ये नहीं सोच रहे होते कि पार्टनरशिप हो जाएगी तो रिस्क भी कम हो जाएगा, आप लोग एक चीज सीख जाएंगे, एक प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे। तो वो जो प्रोसेस है गुजरने का, उसके बाद आप मल्टीपल लॉन्चेस करें, आप अपनी जितनी लॉन्चेस करनी है करें, आपका एक डर निकल जाएगा उस चीज का। सही बात है, एक तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और फिर सेकेंडली कि जब आप एक सक्सेसफुल लॉन्च कर देंगे ना, तो आपके पास इतने ज्यादा लोग आएंगे, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो इतने ज्यादा लोग आएंगे, बोलेंगे भाई तुम हमारी इन्वेस्टमेंट ले लो, इन्वेस्टमेंट कर दो, हम आपके साथ लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, हम आपको अकाउंट भी दे रहे हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे वो। अच्छा तो उसामा, अकाउंट से एक बात आती है कि अकाउंट कैसे बना, अकाउंट के अंदर क्या आपको कोई डिफिकल्टी पेश आई या इजीली बन गया था? अकाउंट मेरा तो इजीली बन गया था, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया था। यूएस में भी बन जाते हैं उससे, और ऑस्ट्रेलिया में तो जाहिर है उसमें भी बन गया था। लेकिन यूएस में मुझसे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि यूटिलिटी बिल मुझे सबमिट करना था, तो सही। उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह जो मेरे ऑस्ट्रेलिया में, उनसे बोला था यार मेरे नाम पे इंटरनेट बिल ट्रांसफ़र करवा दो ताकि मुझे वहाँ पे सबमिट करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, वैसे कोई इशू नहीं होता। अच्छा, एक इशू मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का सेलर अकाउंट खोला था, और हम्म। सेम ईमेल एड्रेस पे मैंने यूएस का सेलर अकाउंट भी खोल लिया। हम्म। तो अब मेरा जब यूएस का अकाउंट खुला तो उन्होंने ज़ाहिर है मुझसे रिक्वायरमेंट यूटिलिटी बिल की करी थी, और जब तक मैं यूटिलिटी बिल मैंने सबमिट नहीं कराया, उन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड करा हुआ था। सही। अब उसकी वजह से मेरा, क्योंकि एक सेम ही ईमेल एड्रेस के ऊपर अकाउंट खुला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में भी, तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का भी सस्पेंड हो गया अकाउंट। ओहो, तो फिर क्या किया आपने? तो फिर जब मैंने यूटिलिटी बिल सबमिट करा, तो मेरा यूएस का अकाउंट उन्होंने खोल दिया था, और ऑस्ट्रेलिया का वो सस्पेंड काफ़ी अरसे तक रहा। फिर मैंने ईमेल्स वगैरह करी तो फिर उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया था। लेकिन ये इशू आ सकता है अगर आप सेम ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, सही तो बात। इसमें केयरफुली अपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त या तो किसी को जो एक्सपीरियंस है इसको साथ ले लें, या बहुत केयरफुली इसको करना होता है, वरना आपका टाइम, अकाउंट तो रीइंस्टेट हो जाएगा कुछ ना कुछ करके, लेकिन टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मतलब मकसद ये है कि ये वो नहीं है कि बस हुआ ही नहीं, कोशिश करने से हाँ जी। चीजें जो है वो सही हो जाती हैं। तो आपने वो चीज ट्राई की, आपने उनको ईमेल्स की, उनसे बात की, केसेस ओपन किए, तो जी, आपका जो काम है वो हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जी, सक्सेसफुली लॉन्च कर दी। जी। उसामा, अभी रेवेन्यू क्या जनरेट कर रहे हैं और फर्स्ट मंथ क्या रेवेन्यू था, सेकंड मंथ उस अब क्या रेवेन्यू है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, फर्स्ट मंथ मेरा रेवेन्यू तकरीबन 5500 के अराउंड था, 5500 या 6000 यूएसडी के अराउंड। और प्रॉफिट, 70,000 पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर? जी, जी। सही। तो ये मेरा जो आपकी फर्स्ट, टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट थी अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचाने की, 70,000 रुपए इन्वेस्टमेंट थी ये? जी, जी, जी। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो इसके बाद मैंने और भी इन्वेस्ट करा है, लेकिन जो फर्स्ट मेरा जो पे आउट आया था, तो फर्स्ट पे आउट आने तक मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी रुपए, ये या फिर 4500 यूएसडी के करीब लगे थे, जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया उससे पहले-पहले तक। सही। तो सेकंड इन्वेंट्री कब भेजी आपने? सेकंड इन्वेंट्री आपने फर्स्ट इन्वेंट्री भेज के आपने लाइव कर दिया, आपकी सेल आना स्टार्ट हुई, तो सेकंड इन्वेंट्री कब भिजवाई आपने? अच्छा, फर्स्ट इन्वेंट्री जब मैंने भेजी थी तो यूनिट्स की लिमिट जो थी वो ओनली 200 थी। तो सही। जैसे ही सेल्स थोड़ी आना शुरू हुई तो लिमिट उन्होंने थोड़ी बढ़ा दी, 800 तक कर दी थी। तो मैंने जैसे ही उन्होंने लिमिट खोली, मैंने फ़ौरन ही सेकंड और थर्ड इन्वेंट्री भेज दी थी ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो हालाँकि मेरी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं ये न्यूबीज़ जो भी हैं उनको यही कहूँगा कि लॉन्च करने से पहले जो है ना, वो इन्वेंटरी प्लानिंग प्लानिंग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कर लें। क्योंकि बिल्कुल, इन्वेंट्री प्लानिंग तो हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी नज़र में तो मेन चीज़ इन्वेंट्री प्लानिंग है, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आप अपना रैंक जो है वो खो सकते हैं, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की। तो हुँ, इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप कैसे इन्वेंट्री भेज रहे हैं? कब-कब भेजते हैं? और पाकिस्तान से ही कर रहे हैं या अब आपने कोई और जगह भी देखी है आपने सोर्सिंग के लिए? नहीं, मैं फ़िलहाल ये प्रोडक्ट मैं पाकिस्तान से ही भेज रहा हूँ, और इसको होपफुली यहीं से भेजता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ़ीज़िबल है, कॉस्ट भी अच्छी है, और
शिपमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, तो ये प्रोडक्ट तो मैं यहीं से भी करता रहूँगा। बाकी सही है। जो मैं इन्वेंट्री तकरीबन हर 15 डेज बाद में 200 400 600 की इन्वेंट्री भेज देता हूँ। सही है, तो अभी आपकी इन्वेंट्री लिमिट भी अमेजोन ने बढ़ा दी होगी आपकी सेल्स के हिसाब से। जी, इन्वेंट्री लिमिट तकरीबन 1100 है अभी। 1100 है। चलिए, ये तो जी। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर अमेजोन पे इन्वेंट्री लिमिट 200 की लग गई है, अब क्या करेंगे। तो वो इन्वेंट्री लिमिट अमेजोन आपकी सेल के हिसाब से बढ़ा देता है। क्या आपका जी, जी। आईपीआई स्कोर क्या चल रहा है अभी? आईपीआई स्कोर मेरा पता नहीं क्यों वो शो नहीं कर रहा है। अभी मैंने अमेजोन सेलर सेंटर उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं करी कि आईपीआई स्कोर मेरा सही शो नहीं कर रहा है। हालांकि तकरीबन 2.5 3 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन सही आईपीआई स्कोर मेरा भी पता नहीं क्यों। सही, तो हो वो सकता थोड़ा है कोई टाइम रीजन, लगता है, वो थोड़ा टाइम लगता है, वो आ जाएगा इनसफिशिएंट हिस्टोरिकल आपका। डेटा उसमें लिखा हुआ आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं आ जाएगा वो अभी आपका, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, वो भी आ जाएगा। अभी आपको अलाउ उसने वैसे ही किया हुआ है कि आप 1100 यूनिट्स बेच सकते हैं। अच्छा, तो इस प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन है या बस एक सिंगल प्रोडक्ट है ये? ये इसमें साइजेस में वेरिएशंस हैं जो कि और सेलर्स भेज रहे हैं, लेकिन एज सच मैंने कोई इसमें अभी तक वेरिएशन ऐड नहीं करा है। सही सही। जी। तो उसामा, आपने अब भी आप ये एयर शिपिंग ही कर रहे हैं या अब आप सी शिप भी कर रहे हैं? सी शिपिंग में इसलिए अभी इसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि एक दो केसेस मैंने सुने हैं कि पोर्ट वगैरह पे जो है ना शिप्स डिले हो रही हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है इन्वेंट्री जो है ना वो सही टाइम पे नहीं पहुंचे। क्योंकि अभी जो यूके में नया कोरोना के केसेस वगैरह हैं, तो हम्म। ज़ाहिर है पोर्ट से होती हुई जाती है, तो इसमें डिलेज आ सकते हैं। इस वजह से मैं प्रेफर अभी यही कर रहा हूँ कि थ्रू एयर ही जाए अभी, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह थ्रू सी भेजूंगा तो प्रॉफिट मार्जिन और अच्छा हो प्रॉफिट जाएगा। मार्जिन और ज्यादा होंगे। अभी आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? अभी तकरीबन मेरा 10 to 11%। 10 to 11% है। चलें, इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे जब आप इसको सी शिप के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि एयर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है एयर शिपिंग को एज ज़्यादा है। कंपेयर टू सी शिपिंग। तो जी। उसामा, कोई मशवरा देना चाहेंगे लोगों को कि जो लोग ई कॉमर्स की तरफ आना चाह रहे हैं, जिन लोगों को इस फील्ड के अंदर आना है, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, माइंड सेट कैसा होना चाहिए उनका, और क्या क्या आप उनको मशवरा देना चाहेंगे? उनको एक तो एडवाइस मैं ये करूँगा कि इस बिज़नेस में एंटर होने से पहले अपने ज़हन में ये बात बिठा लें कि इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट करा तो 1 महीने बाद वो आपका डबल हो जाएगा, या अगर कोई आपसे ऐसा कहता भी है तो ऐसा बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सारे ज़ाहिर है देख चुके हैं सारी चीज़ें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपको फिगर्स में तो नज़र आएगा 15,000 यूएसडी की सेल्स हो रही है, 20,000 की, लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं होता कि आप रातों-रात अमीर हो गए। आज सोते 21 उठे 21 दिन में पैसा डबल वाली कहानी नहीं है। हाँ, ये वो वाली कहानी नहीं है। तो पेशेंस इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप कोई भी एक बीज ज़मीन में डालते हैं, तो उसको रोज़ाना आप थोड़ा-थोड़ा पानी देते रहते हैं और ये होप रखते हैं कि एक दिन ये उगेगा, बड़ा दरख्त बनेगा, इसके बाद आपको फ्रूट्स आराम से खा सकते हैं। तो ये सही। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप आज एंटर हुए हैं, तो 1 महीने बाद आप ये प्रॉफ़िट आपका आना शुरू हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपको तकरीबन जो है ना 2 मंथ्स तक आपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही है साकिब भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। 2 मंथ्स तो तक, क्योंकि पे आउट कुछ भी नहीं आता है, अमेज़न रिज़र्व में भी रखता है कुछ हम्म। अमाउंट, और फिर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट पे आउट तकरीबन आपका कोई 2 मंथ्स बाद ही आता है। मेरा तो इतना ही आया था। तो अभी आपने जो प्रॉफिट है वो निकाला है या वही री इन्वेस्ट कर दिया है? नहीं, प्रॉफ़िट तो नहीं निकाल सकता अभी इस स्टेज पे तो। अभी तो हम्म। री-इन्वेस्ट करना है। सेकंडली अभी 1-2 प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं वो ऐड करने हैं इंशाल्लाह। तो उसपे इंशाल्लाह जो भी प्रॉफ़िट आएगा वो री-इन्वेस्ट ही होगा। सही है, तो मतलब आपने एक माइंड माइंड में एक चीज रखी हुई होगी ना कि मैं इतने मंथ्स बाद जो है वो प्रॉफिट निकालूंगा, या मेरी जो लिस्टिंग है ये इस इतने महीने बाद इस काबिल हो जाएगी मुझे प्रॉफिट देने की, कुछ माइंड में कुछ रखा हुआ है? तकरीबन मैंने अभी यही माइंड में है मेरे कि तकरीबन 1 साल तक जो है ना, इस पे मैंने री-इन्वेस्ट करते रहना है।
1 साल तक तो कम से कम इसमें से पैसे नहीं निकालने। उसमें से सही निकालूँगा फिर वो ज़ाहिर है नीचे ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो पैसे निकाल के ग्राफ नीचे आएगा, फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर ये है सही कि उसको आप और बिज़नेस में लगाएँ, उसको ग्रो करें और ज़्यादा। सही है। अच्छा उसामा, अगर आप इसके अंदर 20-25 लाख रुपए लगाते, 15 लाख रुपए लगाते, तो क्या इसके प्रॉफिट मार्जिन हाई होते? प्रॉफ़िट मार्जिन टोटली जो डिपेंड करता है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। हम्म। सेकेंडली आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको रैंक किस तरीके से करते हैं, आपका इनिशियल लॉन्चिंग बजट कैसा है, आप जो लॉन्च कर रहे हैं वो पीपीसी का आपका कितना बजट है, आपका गिव अवेज़ का कितना बजट है। तो ये आपकी जिस तरीके से रैंकिंग आपकी अगर एक एग्रेसिव रैंकिंग की तरफ आप जाएँगे, तो रैंक आप जल्दी हो जाएँगे। हो सकता है आपको प्रॉफ़िट मार्जिन भी उसी तरीके जितने ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएँगे आपके, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और प्रॉफ़िट मार्जिन भी उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे जितने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपके आएँगे। तो सही, ये सही। तो ख़ैर कोई भी नहीं बता सकता कि अगर 25 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका प्रॉफ़िट मार्जिन इतना होगा। तो नहीं, ये जैसे टोटली आपने बताया, एक सवाल आया हुआ है कि आपने 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो आपका 10 से 11% प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर आप अपनी जो थे इन्वेंट्री ज़्यादा भिजवाते, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसा होता? तो इस वजह से मैंने ये सवाल किया था आपसे। जी। प्रॉफ़िट मार्जिन तो ख़ैर वो प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, हुँ। आपका जो भी प्रोडक्ट हो। ये है कि आप इतने अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो आपके ज़ाहिर है 2 से 3 प्रोडक्ट्स हो जाएँगे, तो प्रॉफ़िट आपका ऑलरेडी वो ऊपर चला जाएगा। सही, सही। अच्छा उसामा, ये बताएँ कि आपके जो मेंटर दानिश खलील हैं, उन्होंने आपको कैसे इस चीज़ में हेल्प आउट किया, गाइड किया, और आप कहाँ-कहाँ आपने फिर उनसे अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि आपका बैच कब, आई थिंक अगस्त में ख़त्म हुआ है? हाँ, तकरीबन जी। अगस्त में ख़त्म हुआ है। तो फिर कैसे आपने आपने क्या किया, या बस आपने खुद से सब कुछ किया? कैसे हुआ ये? गाइडेंस तो ज़ाहिर-सी बात है, सर दानिश की ही थी। प्रोडक्ट्स भी उन्होंने अप्रूव करे थे, और इसमें मेंटर के बगैर मैं तो कहूँगा कोई एंटर ना हो, अनलेस के उसके पास कोई मेंटर हो, क्योंकि मेंटर की इसमें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी वजह से जो है ना आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो बिल्कुल। ये भी एक तरीके से बहुत सारे लोग ये मुझसे से क्वेश्चन करते हैं कि हम सिर्फ़ ऑनलाइन क्लासेस ले लें, तो या वीडियोज़ देख लें तो इससे हो जाएगा। तो मैं तो उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अपनी नॉलेज के लिए बिल्कुल जितना आप कर सकते हैं एफ़र्ट दें। आप वीडियोज़ से ईवीएस है और बाकी प्लेटफ़ॉर्म जो भी हैं उनसे आप सीखें, लेकिन मेंटर की आपको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सही। सर दानिश ने शुरू से ही उनकी कोऑपरेशन सपोर्ट तो था ही। इन्होंने प्रोडक्ट अप्रूव करे, इसके बाद मैं बीच में थोड़ा गायब भी हो गया था, तो मीटिंग हुई जाए जब, तो उन्होंने बोला भाई कहाँ गायब हो गए थे, किधर हो, नज़र नहीं आ रहे। तो फिर मैंने उनको बताया, कस्टमाइज़ प्रोडक्ट की तरफ चला गया था। इसके अच्छा, बाद ल हमने एक चीज़ देखी कि स्टूडेंट्स की तरफ से थोड़ा-सा लैक होता है, वरना मेंटर्स तो हैं जो वो अपने स्टूडेंट्स को पुश कर रहे होते हैं, पूछ रहे हुँ, होते हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये क्या ये हुँ, बात सच है कि बिल्कुल। स्टूडेंट्स आपके बाकी बैचमेट्स हैं, उन्होंने वो उनकी क्या प्रोग्रेस है, या वो डिले है तो क्यों है? वो उस ये स्टूडेंट्स की तरफ से होता है? ये बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरफ से ही होता है, और क्या कहते हैं, मेरी तरफ से भी थोड़ा था। तो सर दानिश ने बार-बार मुझे करते रहते थे कि भाई कि किधर हो, लॉन्च कब करोगे, और ये सही। बार-बार मतलब पूछते रहते हैं। वो अपनी एफर्ट ज़ाहिर-सी बात है, इससे ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते। वो तो ये तो नहीं करेंगे हाथ पकड़ के बोले भाई मैं तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च करवा देता हूँ। तो बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, खुद एफर्ट आपने करनी होती है। बिल्कुल। तो लेकिन ज़ाहिर है, तो ऑल थ्रू द प्रोसेस जो है लॉन्चिंग में उनको मैंने लिस्टिंग वगैरह जब मैंने बना ली थी, उनको वो दिखाई। फिर शिपमेंट का उनसे पूछा कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, और सही। थ्रू आउट द प्रोसेस जो है ना उनकी ये सपोर्ट और उनका गाइडेंस साथ ही थी। कोई भी मेरा सवाल होता, क्वेरी होती, मैं उसको ये इस तरीके से मैं जॉट डाउन कर लेता था। फिर मैं प्रेफ़र ये करता था कि मैं जाके उनसे मीटिंग कर लूँ, क्योंकि व्हाट्सऐप पे जो है ना बार-बार पूछना एक तरीके से मुझे तो सही नहीं लगता। तो मैं यही करता था कि सारे जो है ना
एक पेपर पे सारे क्वेश्चंस जो भी मेरे होते थे लिख लेता था, और हफ्ते में एक दफा जाके वीकली मीटिंग उनसे अपॉइंटमेंट लेता था, जाके मीटिंग कर लेता, जो भी मेरी क्वेरीज होती थी वो सारे उनके आंसर्स करते थे, और जो जो भी सबसे मतलब कि अच्छा सॉल्यूशन जो भी चीज़ों का होता है, जिसमें चीज़ में मैं डिफिकल्टी आ रही होती थी, वो सही तरीके से गाइड करके, तो मैं ये एक तरीके से समझ लें वीकली बाई वीकली मीटिंग हो जाती थी उनसे। सही सही उसमें मैंने भी आपको देखा है कराची ऑफिस में, बहुत मर्तबा आप आए हैं, आपसे मुलाकात भी हुई है, तो बहुत खुशी हुई देख के कि आपने अपनी लॉन्च की है और माशाल्लाह से आप और प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं आप। हम लोग इंशाल्लाह आपकी एक मेगा सक्सेस स्टोरी के साथ फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द, जब आप बाकी और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे तो फिर उसामा आपसे फिर इंशाल्लाह अगली आपकी मेगा सक्सेस स्टोरी में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अब हम इजाज़त चाहेंगे। बाकी जो भी सवाल हैं आप लोगों के, जो बाकी लोगों के, ऑलमोस्ट उसामा ने हर सवाल का जवाब दे दिया जो आप लोग पूछ रहे थे यहाँ पे। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों के जितने सवाल होंगे नीचे वहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं और हमारे वीए बैच 6 और 5 की जो स्टूडेंट हैं वो भी आपको रिप्लाई करेंगे, हमारे एसएसएम जो हैं वो आपको आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर देंगे। चलें जी उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट करा, और जी इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो सर साकिब का जो विजन है, इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे कि पाकिस्तान को बिल्कुल टॉप पे लेकर आना है ई कॉमर्स में। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल इनेबल ऑल पाकिस्तान, और इंशाल्लाह। आप जैसे और लोग होंगे जो हमारे साथ इस तरह आते रहेंगे सक्सेस स्टोरीज में। इंशाल्लाह। अ, इंशाल्लाह। चलें जी उसामा, अल्लाह हाफिज़। फिर थैंक हम यू। अल्लाह मिलते हैं। हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।